नमस्कार दोस्तों। नमस्ते। आज हमारे साथ जैसा कि हम लोगों ने सोचा था मैम कि ताशकंद में जितने भी हमारे इंडोलॉजिस्ट हैं, वरिष्ठ इंडोलॉजिस्ट हैं, हम लोग थोड़ी उनसे बात करेंगे ताकि वो हमेशा के लिए एक रिकॉर्ड के रूप में हम लोगों के साथ रहें। और यहाँ ताशकंद ओरिएंटल यूनिवर्सिटी में काम करते हुए आपका आशीर्वाद हम लोगों को लगातार मिला थैंक और यू। आप यहाँ सबसे वरिष्ठ प्राध्यापिका हैं, तो हम लोगों ने कहा कि शुरुआत इस कार्यक्रम की हम लोग आप ही से करेंगे। तो हमारा मैम मैं चाहूँगा कि हम लोग शुरुआत आपके परिचय से करें। मैं चाहूँगा आप अपने बारे में थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताएँ। तो शुरू से तो ये कहना चाहती हूँ कि मैं तो सन 1962 में तो समाप्त किया, अपनी पढ़ाई तो समाप्त किया और उसी साल उस साल के आखिरी में तो मुझे भारत तो भेजा गया था। 62 में। नहीं, मैं भिलाई कारखाने में, इस्पात कारखाने में तो अनुवादक के रूप में काम किया था। अच्छा, वही मतलब 62 में आपने पढ़ाई खत्म की और उसी साल आप भिलाई इस्पात कारखाने में गए। जी। एक साल तक सन 1963 के आखिरी तक तो काम किया। एक साल आप भिलाई एक रहे। साल भिलाई इस्पात अनुवादक के रूप में अनुवादक के रूप में। जी। लेकिन इससे पहले जब चौथी कोर्स में पढ़ती थी, चौथी कोर्स जी। की फैकल्टी, तो हिंदी भाषा डिपार्टमेंट में जब मैं पढ़ी थी तो सन 1961 में तो ताशकंद में हमारे उज़्बेक लेखकों संघ के निमंत्रण पर बहुत प्रसिद्ध तो कवियत्री और लेखक अमृता प्रीतम आई थी। जी। और अमृता प्रीतम जब आई थी तो मुझे अनुवादक के रूप में मुझे हमारे बहुत प्रसिद्ध उज़्बेकी कवियत्री जुल्फिया के घर में रहना पड़ा था, क्योंकि मैं अमृता प्रीतम के अनुवादक तो काम का पूरा कर दिया था उस 10 दिन तक। 10 दिन आप 10 अमृता जी और इसी जुल्फिया तरह के साथ रहे। मेरा तो परिचय अमृता प्रीतम जी से तो हुआ था। तो उसी साल उसी साल से तो मैं अमृता प्रीतम की रचनाओं पर अपना काम शुरू किया। 61 में आपकी मुलाकात हुई। हमारी मुलाकात 61 के पहले भारत जाना हुआ था आपका? उसके नहीं पहले नहीं मतलब 61 में आप पहली 61 बार भारत गई। उसके बाद अमृता प्रीतम जी से यहाँ आपकी मुलाकात हुई। फिर लखनऊ इस्पात कारखाने में भी आपको एक साल काम करने का तक मौका काम मिला। किया। और उसके बाद आप यहाँ कब से हिंदी पढ़ा रही हैं आप ओरिएंटल यूनिवर्सिटी में? ओरिएंटल यूनिवर्सिटी में तो 5 साल तक पढ़ी, सन 1962 तक 5 साल तक पढ़ी थी। अच्छा, 62 तक आप यहाँ स्टूडेंट थी? स्टूडेंट थी। ओके। और उसके बाद पढ़ाना कब शुरू किया आपने? पढ़ाना हाँ, मतलब टीचिंग कब सन शुरू? 1963 के सितंबर से तो अपना काम शुरू किया। मतलब आप भारत से वापस आई और उसके बाद फिर यहाँ पे आपने पढ़ाना शुरू भिलाई किया। कारखाने से जब वापस आई थी तो अपना काम इसी फैकल्टी में, इसी डिपार्टमेंट में तो अपना काम शुरू किया था। तो उस समय 63 में लगभग क्या स्थिति थी मैम? कितने इंडोलॉजिस्ट थे यहाँ पे डिपार्टमेंट में? डिपार्टमेंट में तो काफ़ी अच्छी इंडोलॉजिस्ट तो उस वक्त काम करते थे, बहुत अच्छे। आउलवा जिसकी जो पाठ्य पुस्तक है हिंदी भाषा की, सबसे पहले पाठ्य पुस्तक वो यहाँ तो काम करती थी। क्या नाम था? ऑल्जिया? जो पहले पाठ्यक्रम पे काम करते थे उनका नाम क्या था? आउलवा, मिसेस आउलवा। अच्छा, मिसेस आउलवा। रेना अरोनोवना। और फिर बुयानова और रहमान बिरदी, मोहम्मद जानव और दूसरे जवान लोग भी यहाँ तो काम करते थे। मतलब करीब 7-8 लोग थे। दा। और उस समय विद्यार्थी कितने हुआ? और शमातो भी तो काम करता था। लेकिन वो अपनी पढ़ाई जब समाप्त किया तो वो मॉस्को में गया और वहाँ तो अपने पीएचडी तो काम पर तो काम किया था और बाद में तो वापस आया उस था। समय
चौथे कोर्स तक हिंदी सीखने वाले कितने बच्चे होते थे मैम? 63, 64 में? 64 में तो ग्रुप में हमेशा तो सबसे ज्यादा तो 9-10 बच्चे थे, 9-10 9-10 बच्चे थे। और मास्टर्स के भी बच्चे होते थे, एमए करने वाले बच्चे? एमए तो नहीं थे, नहीं थे। PhD एमए नहीं पे बाद में बहुत 1990 से शुरू हुआ हमारा। अच्छा, 90 से एमए शुरू हुआ। 90 उसके से, पहले हाँ। फोर्थ कोर्स तक बच्चे मिलते थे? 5 कोर्स तक हम पढ़ते थे, 5 कोर्स। और बाद में तो जब एमए तो आयोजन किया गया था तो 4 साल तक पढ़ते थे, बाद में एमए में। तो शुरू में तो पाठ्यक्रम बनाना भी बड़ी बात थी, तो उस समय पाठ्यक्रम बनाने में भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी। पाठ्यक्रम तो बनाना भी तो करना भी पूरा करने का हमको मजबूर कर दिया गया, क्योंकि कुछ भी पाठ्यक्रम नहीं थे, बिल्कुल नहीं। पुराने तो थे लेकिन नहीं थे। तो उसको नए सिरे से आप लोगों ने बनाया? बनाए थे। तो किस तरह के पाठ्यक्रम आप लोगों ने उस तरह बनाए? थोड़े पाठ्यक्रम के बारे में बताइए। क्योंकि तो यहाँ अनुभव के आधार पर तो बनाए, और जब पुराने थे तो जो नए पाठ्यक्रम तो मॉस्को से पूछकर मॉस्को के पाठ्यक्रम को से भी परिचय प्राप्त करके तो बनाए थे। हाँ, उस समय उज़्बेकिस्तान सोवियत रूस का हिस्सा था, तो सारे निर्णय मॉस्को से लिए जाते थे। मॉस्को से तो हमारे संबंध बहुत अच्छे थे। तो उस समय क्या पढ़ाते थे? मतलब जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाते थे? हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाए गए थे, भारतीय साहित्य इतिहास पढ़ाए गए जाते थे उस समय। और लेकिन एमए तो नहीं थे, इसीलिए एमए के विषय तो नहीं पढ़ाए जाते थे। तो इसके बाद तो सन 1970 में मुझे हमारे उज़्बेकिस्तान के सरकारी प्रतिनिधि मंडल के सदस्य बनकर मुझे पंजाब में भेजा गया था। और वहाँ तो हम लुधियाना, पटियाला, चंडीगढ़, हरियाणा और अमृतसर जैसे नगरों में गई थी, और उज़्बेकिस्तान के बारे में लेक्चर तो पढ़ी थी। कवियों में हम लोग किसको पढ़ाते रहे शुरू से यहाँ पे? कवियों से? हाँ, नए कवियों में। नए कवियों में तो शुरू से तो जो हमारा प्रोग्राम था, पाठ्यक्रम था, उसी के आधार पर तो पढ़ाए जाते थे। तो हमेशा तो हम जब 20वीं शताब्दी के भारतीय साहित्य जब पढ़ाते थे तो छायावाद से शुरू करते थे, छायावाद, और बाद में तो दूसरे तो मतलब निराला, महादेवी, जरूर पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन और वगैरह। और कहानियों में तो हमेशा तो प्रेमचंद से शुरू करते थे 20वीं शताब्दी को, जरूर। फिर तो प्रेमचंद के बाद कृष्णचंद्र, जरूर। बाद में यशपाल जी के, जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र कुमार, मानु भंडारे और वगैरह सभी तो लेखकों के। तो शुरू में तो जैसे बहुत सारी किताबें उज़्बेकी में उपलब्ध भी नहीं होंगी, तो आप लोगों ने अनुवाद का भी बड़ा काम किया होगा। मुझे तो ये पाठ्य पुस्तकों को तैयार करनी पड़े जी। और मैंने तो तैयार कर दिए, इसीलिए अभी तक मेरे 11 पाठ्य पुस्तकें तो अभी तैयार की गई थी, अभी तक वे हैं। और 12 तो 11 पाठ्य पुस्तकें और 12 मोनोग्राफी तो तैयार कर दी थी। और अनुवाद में आपने
किसी बड़े साहित्यकार का अनुवाद किया, कुछ कहानियों का, कविताओं का, या इस तरह और से? कवि सबसे पहले तो मैंने अमृता प्रीतम अमृता के प्रीतम जी से शुरुआत की। कवियों के कविताओं के, और बाद में उनके कहानियों के और नावलों के अनुवाद कर दी थी मेरे दो डिप्लोमा काम पर, अरे डिप्लोमा वाह! काम पर। जी। और बाद में पीएचडी के काम पर। पीएचडी तो सन 1984 में मैंने पीएचडी तो प्राप्त कर जी। ली। और सन 1986 से तो शुरू हुआ, तो डॉक्टर के काम पर तो अपना काम तो शुरू किया था। आपके पीएचडी गाइड कौन थे? हाँ, पीएचडी के आपके उस्ताद कौन थे? उस्ताद अमृता प्रीतम जी थे। अच्छा, वो खुद थी? नहीं क्या? तो उनके साहित्य पे आप कर रही थी? लेकिन मेरे यही तो हमारे यही टीचर तो मिस्टर प्रोफेसर सिरिब्रिकोव थे, मॉस्को वाला। अच्छा, मॉस्को वाला प्रोफेसर थे। उनके निर्देशन में आपने उसके अमृता प्रीतम उसके के काम? निर्देशन तक अच्छा मैम, अभी क्या स्थिति है? अभी लगभग कितने हमारे जो साहित्यकार हैं हिंदी के, या कवि हैं, लेखक हैं, उपन्यासकार हैं, जिनका साहित्य उज़्बेकी में उपलब्ध है अनुवाद के रूप में? आपकी जानकारी में ऐसे कौन-कौन लोग? पता नहीं, तो मैं नहीं समझ गई। नहीं, जैसे कौन से ऐसे साहित्यकार हैं जिनका साहित्य उज़्बेकी में अनुवाद हो चुका है? जैसे मान लीजिए प्रेमचंद, तो प्रेमचंद का क्या साहित्य उज़्बेकी में? प्रेमचंद, वो बहुत कुछ। तो प्रेमचंद से ले रविंद्रनाथ ठाकुर से लेके जी। सबसे पहले रविंद्रनाथ ठाकुर के रचनाएं तो सन 1920 में तो यहाँ तो अनुवादित हुई। सबसे पहले अनुवाद तो सन 1920 में तो हुआ था। जी। और बाद में सन 1924 में और सन 1930 से तो बहुत ज़्यादा उनके रचनाओं का अनुवाद तो हो चुका था। और बाद में अभी तक रविंद्रनाथ ठाकुर के 12 किताबों का अनुवाद रूसी में है, ताशकंद ही में निकली थी। और 8 किताबों का अनुवाद, पुस्तकों का अनुवाद उज़्बेकी में है अभी तक। और बाद में तो प्रेमचंद, कृष्णचंद्र और बहुत कुछ पंत निराला के ये कविताओं का अनुवाद तो उज़्बेकी में तो निकला था। और बहुत कुछ हमारे तो हिंदी के लेखकों की रचनाओं का अनुवाद भी निकला था, बहुत कुछ। उनका संग्रह निकला हुआ था? दा अलग पुस्तकों की शक्ल में और अलग अलग हमारे 2 पत्रिका है, अभी तक है। बहुत अच्छी पत्रिकाएं। ये पूर्व का तारा उज़्बेकी में, ये उज़्बेकी में है और एक रूसी में है। और इन पत्रिकाओं में तो हमेशा भारतीय लेखकों की और कविता और कवियों की रचनाएं छपी जाती थी, अनुवाद की। तो ये पत्रिका अभी भी निकलती है? अभी भी निकलती है, अभी भी निकलती है। कोई ऐसी पत्रिका है जो हिंदी में निकलती हो यहाँ पे शुरू से और अभी तक निकल रही हो? हिंदी पत्रिका कोई ऐसी आपकी जानकारी में है, पत्रिका या अखबार? अभी तो याद नहीं। बल्कि हिंदी लेखकों को इस तरह पूर्व के तारा में अनुवादित करके हम लोग लगातार छाप रहे हैं। बहुत ज्यादा सन 1920 से तो शुरू हुआ और अभी तक तो 100 साल से ज्यादा का समय। 100 साल से ज्यादा। इस समय कौन निकालता है मैम उसे, पूर्व का तारा? कहाँ से निकलती? ताशकंद से निकलती? ताशकंद ही में हमारे यही प्रकाशन हाउस में तो निकली थी। अच्छा, तो अभी जैसे उसके अंक वगैरह चाहे देखने को तो उपलब्ध रहेंगे? जरूर। और थोड़ा अपने लेखन के बारे में बताइए, अपनी किताबों के बारे में बताइए। मेरी किताब तो भारतीय साहित्य के भारतीय
भाषाओं के साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक, तो सबसे पहले तो ये पुस्तक निकली थी सन 2010 में निकली थी। और एक पाठ्य पुस्तक मैंने तैयार की थी इस विषय पर, और दूसरा मोनोग्राफी तैयार भी किया था। और ये है, और अभी इस पुस्तक का दूसरा भाग भी तैयार कर दी। इसका नाम तो अभी नहीं, ये है, अभी थे स्वतंत्र उज़्बेकिस्तान और भारत के साहित्यिक संबंध। स्वतंत्र उज़्बेकिस्तान के संबंध, ये तो सन 2022 में निकली थी। ये दूसरा भाग निकला ये, लेकिन ये पहले जो किताब ये बड़ा सा है। ये मैडम की किताब है जो 2022 में प्रकाशित हुई, और स्वतंत्र उज़्बेकिस्तान और भारत के साहित्यिक संबंधों को लेकर मैडम ने किया। तो ये उज़्बेकी में है मैम? उज़्बेकी में जी, उज़्बेकी में है जी। तो इसमें स्वतंत्रता के बाद किस तरह की शैक्षणिक उपलब्धियां रही उसके बारे में जानकारी जो निकली थी सन 1991 से तो अभी तक जो निकली है, तो इसके बारे में यहाँ तो जो उज़्बेकी में निकली थी, उज़्बेकी में तो भारतीय साहित्य के विषय पर। तो ये भी आपकी नवीनतम किताब है जो 2022 ये नई है और जो पहले की वो वाली हिंदी में है ना? ये हिंदी में भारत और उज़्बेकिस्तान के साहित्यिक संबंध। ये स्वतंत्र उज़्बेकिस्तान के पहले की स्थितियां नहीं, ये वही बात थी। लेकिन ये यहाँ तो जो विषय है, ये किताबों के नाम है, निबंधों के नाम है राष्ट्रीय संग्रहालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में उपलब्ध ग्रंथ है। मुगल साम्राज्य का शासन और साहित्य, भारत और उज़्बेकिस्तान के साहित्यिक संबंधों के विकास की समस्याएं, आधुनिक संबंध, रविंद्रनाथ ठाकुर और उज़्बेक भारतीय साहित्यिक संबंध, ताशकंद में एशिया और अफ्रीका के लेखकों का सम्मेलन, जो सबसे पहले सम्मेलन तो यही ताशकंद में हुआ था, और ताशकंद में एशिया और अफ्रीका तक लेखकों का सम्मेलन, अमृता प्रीतम और उज़्बेकिस्तान के कवियत्री की दोस्ती, उज़्बेकिस्तान भारत सांस्कृतिक साहित्यिक सहयोग और साहित्यिक पुल, उज़्बेकिस्तान में भारतीय साहित्य का अध्ययन और वगैरह। ये हिंदी में। तो भारत और उज़्बेकिस्तान के संबंधों को लगातार प्रगाढ़ करते हुए मैडम की ये किताब हिंदी में, और 2022 में जो किताब आई वो उज़्बेकी भाषा में मैडम ने किया। इसके अलावा इंडो उज़्बेक लिटरेचर, ये लिटरेरी लिंकेज नामक पुस्तक अंग्रेजी में है। ये अंग्रेजी में है। ये किताब जो है मैडम ने इंडो उज़्बेक लिटरेरी लिंकेजेस के नाम से अंग्रेजी भाषा में किया। ये कब प्रकाशित हुआ मैम? ये प्रकाशित हुआ है ये भी 2022 में। 2022 में ये प्रकाशित हुआ। अच्छा मैम, दो प्रश्न और मैं छोटे छोटे आपसे पूछना चाहूंगा कि ताशकंद जब सोवियत रूस का हिस्सा था, उस समय हिंदी पढ़ने पढ़ाने की स्थिति और स्वतंत्र उज़्बेकिस्तान में हिंदी पढ़ने पढ़ाने की स्थिति, दोनों में क्या बुनियादी अंतर आप देखती हैं? मतलब दोनों में क्या अंतर आपको नजर आया? तो सोवियत तो काल में तो हमारे डिपार्टमेंट में ज़्यादा रूसी देश से आए हुए तो अध्यापक काम भी करते थे। जी। और
स्वतंत्र उज़्बेकिस्तान में तो जब हम कहते हैं तो सन 1991 से तो ज़्यादा हमारी यही तो जो विद्यार्थी, जो विशेषज्ञ, जो स्कॉलर्स तो समाप्त किए थे, वे अपना काम शुरू किया है। यहाँ के लोगों को ज्यादा ज़्यादा मौका मिला है। हमारे लोग निर्णय लेने ज्यादा आसान हो गए, नहीं तो पहले छोटे छोटे निर्णय के लिए मॉस्को की तरफ देखना पड़ता था। अब वो ताशकंद चूंकि राजधानी रही तो यहीं पे सब कुछ होने लगा। लेकिन सोवियत काल के अध्यापकों का बड़ी मदद तो बड़ी सहायता तो हमको मिली थी इस काम में, और ये तो जरूर। अभी का चूंकि आपने इतना लंबा समय बिताया है अध्ययन अध्यापन में हिंदी के, वर्तमान स्थिति को देख के आपको क्या लगता है कि हिंदी पढ़ने पढ़ाने की का भविष्य क्या है ताशकंद उज़्बेकिस्तान में? यही अभी तो बहुत ज्यादा काम पूरे कर दिया गया है, बहुत काम, कैसे काम एमए के लिए सभी जो पुस्तकों की जरूरत है ये पुस्तकें प्रकाशित की गई है। ये बहुत बड़ा काम है, ये पूरा कर दिया गया है। अभी जो विषय जो कोर्स तो पढ़ाए जाते हैं एमए में, उनके लिए सभी पुस्तकें तैयार किए गए थे और पाठ्यक्रम तैयार कर दिए गए हैं। ये मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा काम है। पढ़ाने की पूरी तैयारी है, गवर्नमेंट भी उसके लिए सकारात्मक है। बच्चे भी मैं देख रहा हूँ, बहुत बच्चे हैं, और ओरिएंटल यूनिवर्सिटी के अलावा 2-3 यूनिवर्सिटी है जहाँ पे हिंदी दूसरे या तीसरे विषय के रूप में पढ़ाई जा रही है। तो आने वाले दिनों में हम लोग ये सोच सकते हैं कि जो बच्चे यहाँ से शोध करना चाहेंगे, एमए करना चाहेंगे, उनके लिए स्थितियां बहुत सकारात्मक रहेंगी। भारतीय दूतावास जो है हमारा, और हमारा जो लाल बहादुर शास्त्री केंद्र है, उसकी तरफ से किस तरह की मदद हिंदी को लेके आप लोगों को मिल जाती है? बहुत बड़ी मदद, क्योंकि यह हमारे सबसे अच्छे विद्यार्थियों को तो भारत भेजा गया था। जी। ये तो हमारे दूतावास, भारतीय दूतावास की ओर इसकी तो मदद से, सहायता से तो ये मुमकिन हो गया है। ये वास्तव में अमल में लाए गए हैं ये काम। दूतावास की तरफ से जैसे हम लोग वहाँ पे भी हिंदी का केंद्र चलाते हैं, और जेएनयू यूनिवर्सिटी तो आगरा सांस्कृतिक केंद्र में तो विवेक जाते थे, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाते हैं, और पुणे की यूनिवर्सिटी में, और हैदराबाद अभी तो कहना चाहते हूँ तो हैदराबाद में यूनिवर्सिटी तो, और दिल्ली में तो इसका उज़्बेकी का विभाग भी खुल गया है। जरूर, वहाँ भी बच्चे उज़्बेकी पढ़ रहे हैं। ये तो बड़ी बात है। आईसीसीआर की तरफ से तमाम स्कॉलरशिप हैं। मैं खुद तो सन 1988 और सन 1989 में तो मैं जेएनयू में गई थी, जेएनयू में भी गई थी। ये हमारे दूतावास की ओर से उसकी मदद के साथ की गई थी। 1 साल तक वहाँ तो मैंने पढ़ा और ट्रेनिंग की, और बाद में तो मेरे तो मोनोग्राफी उसी सन 1991 में निकली थी, भारत ही में निकली थी, पंजाबी भाषा में निकली थी, अमृता प्रीतम की गद्य प्रोज पर निकली थी। लेकिन ये सभी काम तो हमारे भारतीय दूतावास की मदद के साथ तो पूरा अमल में लाया गया। अच्छा मैम, मुझे याद आ रहा है कि 60s में ही शायद 65 वगैरह के आसपास, जैसे मैं यहाँ पे आया हूँ आईसीसीआर की तरफ से, वैसे उस समय भोलानाथ तिवारी जी यहाँ आए हुए थे, तो उनकी कुछ स्मृतियाँ हैं आपको भोलानाथ तिवारी जी की? भोलानाथ तिवारी तो याद जरूर है, मुझे याद है कि बहुत
कुछ हमारी मदद कर दी है, बहुत बड़ी मदद कर दी है। उन्होंने यहाँ पे ताज उज़्बेकी जो समुदाय है उस पे काम किया और ताज उज़्बेकी नाम से एक किताब भी दा, उनकी दा, प्रकाशित दा, है, दा, दा। वो यहाँ पे रहते हुए उन्होंने की। लेकिन बहुत समय पहले हाँ, की बात मुझे है। लगता है 63 या 65 में, और उस समय वही मुझे लग रहा है कि आप भारत से आके आपने यहाँ शुरुआत की होगी और उसके बाद आप अपने रिसर्च के काम में लगे होंगे। दा, हो सकता है। तो अभी उम्र के इस पड़ाव पे लगातार इतने सालों से अध्ययन अध्यापन से जुड़े रहना, और आज भी आप उतने ही उत्साह से मैं देखता हूँ अपनी कक्षाएं लेती हैं, तो विद्यार्थियों में किस तरह का बदलाव आया है? मतलब नए विद्यार्थी जो हैं वो सीखने के लिए ज्यादा उत्सुक है या पहले के विद्यार्थी ज्यादा बेहतर हैं? पहले के विद्यार्थी अच्छे थे। पहले के विद्यार्थी अच्छे थे। नए विद्यार्थियों में उतना नए विद्यार्थियों के लिए तो काम तो मिलना बहुत मुश्किल है। ये हिंदी भाषा के साथ हिंदी क्योंकि उनकी साहित्य संख्या भी पर बढ़ गई है और उतने अवसर नहीं है। ये बहुत मुश्किल हो गई है, इसीलिए क्या अभी आपके लेकिन अंडर में कुछ बच्चे पीएचडी भी कर रहे हैं? अभी है पीएचडी में उल्फत जी के कोर्स में पढ़ते हैं। सिर्फ एक विद्यार्थी। कौन मैडम? मुझे अभी पता अच्छा, नहीं। वो लड़की जो शमशी कमर, क्या नाम है वो? ये शमशी तो मेरे वो आपके अंडर में काम कर रही है? एमए तो पास कर दिया थे जी। पास कर दिया है। और वो किस विषय पे काम कर रही है? और भारतीय साहित्य में मॉडर्निज्म का प्रभाव की समस्याएं निर्मल वर्मा के संदर्भ में। तो इस तरह के शोध कार्य भी लगातार वो काम कर रही है मेरे नेतृत्व में। बहुत बहुत बढ़िया। अभी किताब वगैरह लिखने में कोई ऐसा विषय आपके दिमाग में है जिस पे अभी आप काम करना चाहती हो? कोई एक कि भाई अगर इस पे मैं काम करूंगी अगर मौका मिलेगा, तो ऐसा कुछ? भारतीय अभी तो शुरू किया है जी। भारतीय साहित्य में मॉडर्निज्म के प्रभाव की समस्याओं पर रूसी में लेकिन रूसी में तो लिखना शुरू किया है। रूसी में किया। मेरी पुस्तकें तो 5 भाषाओं में निकली थी। जी जी। पहले तो पंजाबी में निकली थी, मोनोग्राफी भारत में निकली थी, बाद में तो रूसी में निकली थी, और एमए जब शुरू हुआ तो उज़्बेकी में बहुत कुछ निकली थी, उज़्बेकी में और इंग्लिश में और हिंदी में। हिंदी, इंग्लिश, रूसी, उज़्बेकी, सारी भाषाओं और पंजाबी, इन सारी भाषाओं में 5 भाषाओं में निकली थी। 5 भाषाओं में आपका सही। इस समय कितने वर्ष की आयु है आपकी मैडम? 85। चलिए देखिए, हमारी आदरणीय तमारा मैम 85 वर्ष की उम्र में लगातार हिंदी की सेवा में यहाँ उज़्बेकिस्तान में सक्रिय हैं, और हम सब चाहेंगे कि हम आपका जन्म शताब्दी वर्ष मनाएं और इसी तरह आप सक्रिय रहें और हिंदी को लेकर ऊर्जावान रहें और विद्यार्थियों को भी अपना मार्गदर्शन दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।